नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। झारखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। बताते हैं, अपने 6 समर्थक विधायकों के साथ चंपई सोरेन दिल्ली आकर बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या झारखंड में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है? वैसे सियासी समीकरणों की बात करें तो जेएमएम के पास इस समय कुल 29 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 17 और आरजेडी के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर महागठबंधन सरकार के पास विधायकों की संख्या 47 है। वाम दलों के विधायक विनोद सिंह का भी समर्थन महागठबंधन को हासिल है। इसके अलावा बीजेपी के पास 26, एनसीपी के पास 1 और आजसू के पास 2 विधायक हैं। झारखंड में सरकार गठन के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, यानी चंपई के 6 विधायकों को मिला देने से भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो फिर ऑपरेशन लोटस का क्या फायदा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। चंपई सोरेन कोलकाता से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि झारखंड की सरकार गिरने के बाद वे बीजेपी से सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। क्या इतना आसान है? क्या अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे पूर्व सीएम बीजेपी में चंपई सोरेन को आसानी से एडजस्ट कर लेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। कैसे हम लोग समझेंगे नाराज हैं? उन्हें शहर जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। क्या आप बात कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव आप नहीं देख रहे हैं? जनजाति क्षेत्र में पूरा सफाया भाजपा हो गई, इसलिए वो लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं। ये खाली अफवाह फैलाने में माहिर हैं। रिजल्ट बता रहा है, जनजाति यदि गठबंधन सरकार से नाराज रहते तो आज ये रिजल्ट नहीं आता सामने। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया। क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम देखो तरह चंपई सोरेन का यह बयान आप सुन रहे हैं, यह बयान आज सुबह का है, लेकिन शाम होते होते घटनाक्रम पूरी तरह साफ हो गया। चंपई सोरेन ने साफ कर दिया, अपनी एक्स प्रोफाइल से अपना पार्टी का नाम हटा दिया। अब वहां केवल पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। चंपई सोरेन के बारे में आपको बता दें, 7 बार के विधायक हैं। हेमंत सोरेन अभी जब जेल गए फरवरी में, तो 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन को सीएम चुना गया और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई तो 3 जुलाई को उनसे सीएम पद का छीन लिया गया। इससे चंपई सोरेन नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र जो है सार्वजनिक हो गया है। उसमें लिखा है, 31 जनवरी को मैं मुख्यमंत्री चुना गया, लोगों की सेवा कर रहा था। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया। आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस बोर्ड पर लाकर खड़ा कर दिया है। हूल दिवस के मौके पर मुझे पता चला, मेरे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करवा दिया गया। इस पत्र में चंपई सोरेन बात कर रहे हैं जुलाई में, जब उनको सीएम पद से हटने के लिए कहा गया क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से वापस आ चुके थे। वो लिखते हैं, पूछने पर पता चला विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते।
उन्होंने लिखा है, पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग मुझसे जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो है, यानी शिबू सोरेन साहब, जो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। चंपई सोरेन ने लिखा है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। 3 विकल्प हैं, या तो मैं संन्यास ले लूं, या इस उम्र में नया संगठन खड़ा करूं, या किसी तीसरे के साथ चल दूं। तीसरा मतलब कौन है? क्या वो बीजेपी है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर, बीजेपी के नेता, हमारे साथ ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस के, नीरज राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, और जुगनू यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। सबसे पहले जुगनू यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। बगावत कर दी है चंपई सोरेन ने, इस समय की बड़ी खबर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मेरे पास केवल 3 विकल्प बचे हैं, या तो मैं संन्यास ले लूं, या मैं इस उम्र में नया संगठन खड़ा करूं, या किसी और के साथ चल दूं जो मेरे साथ चलने को तैयार हो। यानी साफ साफ इशारा है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल पर बैठे हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूं, दर्शक भाई बहनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चंपई सोरेन जी ने आधिकारिक तौर पे पार्टी से त्याग पत्र नहीं दिया है, लेकिन बयान दे दिया है। बयान आधिकारिक तौर पे उन्होंने रिजाइनेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले नवीन बाबू, मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की आजादी है। कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन जैसे समाजवादी नेता इस तरह का गलत निर्णय ले सकते हैं। और उन्होंने अपने, जो आपने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में वर्णित है कि विधायक दल की बैठक है। तो विधायक दल के बैठक में जिनको नेता चुना जाता है वही उस राज्य के सर्वोच्च पद पे आसीन होते हैं। तो विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया होगा कि ये हेमंत सोरेन जी विधायक दल के नेता होंगे, तो उनको पुनः जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें किसी तरह की तो खुन्नस की बात है नहीं। और चंपई सोरेन जी या कोई भी लोकतंत्र के अंदर में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूं। ठीक है। प्रदीप भटनागर साहब, ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया आप लोगों ने झारखंड में? प्रदीप भटनागर जी, झारखंड में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया क्या? देखिए, मैं बहुत अच्छा निवेदन करना चाहूंगा भारतीय मीडिया को, ये भाजपा को टारगेट ना करें। आप जो लोटस आपने शब्द बोला है ना, ये वो लोग देखे जो पीड़ित हैं, वो लोग देखे जिनकी पार्टियां हैं, वो लोग देखे वो क्यों टूट रहे हैं। बातें कहना और झाड़ना बड़ा फर्क होता है चीजों में। भाई लोटस हम क्यों चलाएंगे? हमें कहीं की जरूरत है? हम पे नेता नहीं है झारखंड में, हमारी सरकार नहीं रही। चलाएंगे वो जिनके बस की नहीं होगा। चंपई सोरेन साहब बीजेपी में आ रहे हैं क्या? प्रदीप भटनागर, सीधा सवाल। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा समाधानी, जब तक सामने स्पष्ट नहीं आएगा। और भाजपा में नहीं आने की बात मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा अभी कि भाजपा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो उनको देखना है। चंपई जी को, सोरेन जी को आपके देखना है हिसाब क्या से करना है। चंपई सोरेन क्यों नाराज हैं अपनी पार्टी से? वही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई ये पारिवारिक पार्टी है और परिवार पार्टी को लेके परिवार ने ही चलाई पार्टी। तो 7 बार के विधायक हैं, जो उनको बनाया गया मुख्यमंत्री क्यों हटा दिया गया? जो दलित और शोषित और पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, और अपने हैं जो कार्यकर्ता है वही पीड़ित है। आए इनका पीडीए कुछ नहीं है, केवल दिखावा, ढकोसला, ड्रामा है। और ये खाका भाजपा को बदनाम करने वाली बात है। आपने तो इस बात एकदम आपने उठाया, आपने तो कह दिया कि लोटस, हमें जरूरत नहीं लोटस, क्योंकि झारखंड में चुनाव होना है और मुख्यमंत्री पता भ्रष्टाचारी, वहां का जेल से भी वापसी हुई है, और आते ही सबसे पहले गद्दी से प्यार था, अब गद्दी के चरण छुए गद्दी में बैठ गए। दिल तो बड़ा तब दिखाते हैं जो 7 बार के विधायक बुजुर्ग, उनके पिताजी की उम्र के और मेरे को ज्यादा ही होगी, क्या दिक्कत थी बैठे थे? तो क्या वो अच्छे नहीं लग रहे थे? बस यही था कि वो पिछड़े शोषित दलितों के दुश्मन है ये लोग, जिनके नाम लेके नारे लेके बैठे यहाँ पे, और भाजपा को बदनाम करो।
क्या राजस्थान में नहीं देखा हमने कांग्रेस सरकार के अंदर? पूरे 5 साल पायलट जी और गहलोत जी लड़ते रहे मुख्यमंत्री। क्या हमने झारखंड छत्तीसगढ़ में नहीं देखा? बदनाम हमें कर रहे भाजपा को, खुद के विधायक संभल नहीं रहे। ऐसे महाराष्ट्र में हुआ। जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिलेगा, जो मुख्यमंत्री की औलाद और बेटे जो हैं वो मंत्रियों को गाली बकेंगे, टाइम नहीं देंगे, विधायकों को बदतमीजी बोलेंगे, तो उनकी भी गरिमा है ना, उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर हरियाणा में भी लोटस चला रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक इस्तीफा देके आपकी तरफ आ रहे हैं साहब। जी, मैं बिल्कुल वही बता देता हूँ। बिल्कुल, क्या हम उन्हें बुलाने गए? क्या हरियाणा में चुनाव है? नहीं, उनकी इच्छा है, हमें जरूरत नहीं है। हारे या जीते चुनाव अपने बल पे लड़ते और लड़ेंगे। जिनके बस की चुनाव लड़ना नहीं है वो India.com बना के लड़ेगा। हमें India.com बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं तो पूछता हूँ, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या उनके अध्यक्ष खड़गे साहब है, वही आपसे इतने लंबे टाइम तक पूछताछ की गई, ईडी ने, सीबीआई ने बुलाया, क्या क्या पूछा बताइए ना देश को। कोई जवाब ही नहीं आएगा। ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपके साथी है, महत्वपूर्ण बुजुर्ग नेता है, 7 बार के विधायक है, और आपने ऐसे चले जाने दिया उनको। बहुत नाराज है वो, बहुत कुछ लिख रहे हैं, अपने प्रोफाइल से जेएमएम का नाम हटा दिया उन्होंने। क्या करिएगा आप लोग? अब सरकार गिर जाएगी तो क्या करेंगे? ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? जी, ये मिल रही है। देखिए, अभी चंपाई सोरेन जी का जो पत्र उन्होंने लिखा है उसको हम लोगों ने देखा है, उसको पढ़ा है। जिस तरीके से उन्होंने एक भावनात्मक ग्राउंड तैयार किया है, सबसे बड़ी चीज इस समय यह है कि राजनीति में आज विश्वास का संकट जो उत्पन्न हो रहा है वो बहुत गंभीर है, और भारतीय जनता पार्टी सफल होगी या नहीं होगी, जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस की तैयारी में झारखंड में है। भारतीय जनता पार्टी जब से संघ की सरकार में आई है उसने हर स्टेट में प्रयास किया है ऑपरेशन लोटस का। कहीं वो सफल नहीं हुई, उसको बैक होना पड़ा। हिमाचल में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गली। लेकिन चंपाई सोरेन जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ये राजनीति भी स्पष्ट हो रही है इस देश में। जो जनता है वो हर चीज को समझ रही है, हर चीज को समझती है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे पर चुनी हुई सरकार हटाई गई, ऑपरेशन लोटस किया गया, लोकसभा के हाल के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उस पर असहमति व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी को, उसके सहयोगी दलों को वहां पे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो लोकतंत्र में अगर आप चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में एक निर्वाचित सरकार को आप काम नहीं करने देना चाहते, हालांकि चंपाई सोरेन जी से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जो बहुत सीनियर लीडर अपनी पार्टी के हैं, देश में भी राजनीति में उनका सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर इस समय हैं। और साफ जाहिर इशारा किसका हो सकता है? दिल्ली उनका जाना, बार बार ये कहना कि नहीं अभी मैं जहां हूं वहीं हूं, लेकिन एक्स से अपनी पार्टी का सिंबल हटाना, झंडे को अपने आवाज से हटवा देना। अगर किसी मुख्यमंत्री ने सीनियरिटी के नाते, वरिष्ठ सहयोगी के नाते, मार्गदर्शक के नाते चंपाई सोरेन जी पे यह भरोसा किया था कि उन्होंने अपनी कुर्सी सौंपी थी, अपनी पार्टी की बागडोर सौंपी थी विपरीत परिस्थितियों में, इस उम्मीद के साथ सौंपी थी कि उनकी जो उनकी पार्टी में सेवाएं रही हैं, जो उनका राजनीतिक कैरियर अब तक कर रहा है, तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि राजनीतिक शुचिता प्रभावित होगी। अगर चंपाई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं, तो निसंदेह वहां की जनता के साथ विश्वासघात होगा। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी वो कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मैं जनता की सेवा कर रहा था, अचानक मुझे कहते हैं कि इस्तीफा दे दो, ये क्या होता है? मुझे काम करने देते। आखिरकार जिंदगी के इस उम्र में जो है उनको एक सम्मान मिला था, पार्टी ने दिया था पहली बार, उन्होंने इतनी लंबी सेवा की, 7 बार के विधायक थे, पार्टी को खड़ा करने में वो शिबू सोरेन के साथ खड़े हुए थे, हेमंत सोरेन तब बहुत छोटे हुआ करते थे। तो अगर वो सीएम बने थे तो कुछ दिन और बने रहते थे चुनाव तक उनको, उसके बाद चाहे जो परिस्थितियां होती। सवाल यही खड़ा होता है कि
हेमंत सोरेन जी ने विपरीत परिस्थितियों में उनको अपनी सत्ता की बागडोर सौंपी। इस विश्वास के साथ जो जनादेश मिला था वो हेमंत सोरेन जी को मिला था, चंपाई सोरेन जी को तो नहीं मिला था। पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते उनका योगदान अवश्य रहा, सीनियरिटी के नाते उन्होंने मार्गदर्शन किया, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, वहां की जनता ने शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया था। तो अगर परिस्थितियां प्रतिकूल आई, ये बहुत बड़ी बात थी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठता के तहत उनका सम्मान करते हुए उनको अपनी कुर्सी सौंपी, संगठन की बागडोर सौंपी। तो अगर विपरीत परिस्थितियों में आपको कोई चार्ज दिया जाता है, कोई प्रभार दिया जाता है, तो आपका परमानेंटली क्लेम नहीं बनता। आपको सम्मान दिया गया, आप सम्मान से उस कुर्सी पर बैठे, पार्टी का पूरा संगठन आपके जिम्मे रहा, आपने काम भी किया। लेकिन ये तर्क देना कि नहीं, विपरीत परिस्थितियों में अगर पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप दी है तो हालात सामान्य हो जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, अनुकूल हो जाएं, तो हमें उस कुर्सी पर बैठे रहना है। ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं से फिर ये जाहिर होता है कि आप सत्ता के करीब अगर गए तो फिर सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, और ये बड़ी ठीक है, ठीक है। अभी इस पे और बात करेंगे। एक एक बयान सबसे ले लेता हूं। नीरज राय जी हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। नीरज जी, आपने सही प्रवक्ताओं की बातें सुनी है और आप समझ गए होंगे जो बयान दिन भर बदला और शाम होते होते आखिरकार जिस तरह चंपाई सोरेन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने साफ कहा है कि 3 रास्ते मेरे पास हैं। पहला, मैं संन्यास ले लूं, घर बैठ जाऊं। दूसरा, अपनी पार्टी खड़ा करूं, जो इस उम्र में संभव नहीं होगा। तीसरा, मैं किसी तीसरे के साथ चला जाऊं। जाहिर तौर पर वो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कहीं जाने का। आपको साफ साफ लगता है कि आप बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी? वहां पहले बाबूलाल मरांडी हैं, पहले वहां पर जो है अर्जुन मुंडा हैं, 2 आदिवासी नेता। हालांकि दोनों की स्थिति खराब है, तो चंपाई सोरेन वहां जाके क्या करेंगे? नवीन भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में न कोई आखिरी पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है। और किस हालात में इनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन का जेल जाना होता है, उसके बाद इनको बनाया जाता हुआ उस परिस्थिति में किया गया कि हेमंत सोरेन अपने परिवार से किसी को न बनाकर, उनकी भाभी भी थी लाइन में, उनकी नाराजगी भी झेलना पड़ा। फिर इनको इसीलिए बनाया गया था कि इनका एक राजनीतिक लंबा करियर रहा, शिबू सोरेन के साथ रहे, 40 सालों तक से ऊपर का करियर रहा है, तो एक विश्वसनीय व्यक्ति के तौर पर रहे। लेकिन जब 3 जुलाई को ये बाहर आते हैं हेमंत सोरेन और इनसे वो वापस लिया जाता है, तो इनको पता नहीं कहां से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। यह वही चीज याद दिलाता है जो कि जीतन राम मांझी ने वो किया था बिहार के अंदर। सेम कंडीशन वही था। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि जनाधार जो था हेमंत सोरेन पे, वाकई, क्योंकि वहां के जो है पूरे झारखंड प्रदेश को मैं बढ़िया से जान रहा हूँ, क्योंकि 2-4 महीना वहां पे रहने का भी सौभाग्य मिला था राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो मैं जान रहा हूँ वहां पर गोड्डा, दुमका से लगाए पूरे एरिया में शिबू सोरेन का महत्व है और हेमंत सोरेन का। लेकिन बात यहाँ पर यह, जो आपने बाबूलाल मरांडी का नाम लिया, आदिवासी नेता वहां पर चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति है कि झारखंड में झामुमो और इंडिया गठबंधन के सामने कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो इनके एक सोई जो आत्मा थी कि आत्मसम्मान को मेरे ठेस पहुंचा है, उस आत्मसम्मान को भारतीय जनता पार्टी जगा रही है। और रही बात नवीन भाई बुजुर्गों के सम्मान की, मैंने भटनागर भाई बोल रहे थे, तो वो छोटी पार्टी है झामुमो, लेकिन देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भी बुजुर्गों को कितना सम्मान दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी तक पूरा देश नहीं विश्व देख रहा है। तो सम्मान की बात तो होती है, राजनीति है ये, जो जितना बेहतर काम करेगा उतना आएगा। लेकिन यह कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन की जो है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनको लेकर डूबेगी, जो अब तक इनका एक सक्रिय राजनीति में बचा खुचा इमेज था। आने वाला चुनाव है, चुनाव में उनका वो डूब जाएगा और यह जीतन राम मांझी जैसा बन के रह जाएंगे। और यह चीजें सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जिसको कि परिवारवादी पार्टी बोला जाता है, उसके लिए एक नजीर होना जा रहा है। अब ये सही में कहा जाता है कि आखिरकार जो व्यक्ति संगठन तैयार करके सत्ता पे आता है, वो क्यों अपने ही परिवार के लोगों को वो सत्ता हस्तांतरित करता है और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखता है। आज ये चरितार्थ होने जा रहा है आपके झारखंड के अंदर। क्यों केजरीवाल भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? केजरीवाल भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, शायद इसी कारण से उनके मन में आशंका है
देखिए, नहीं, केजरीवाल इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार कोई पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और हमारे देश के संविधान में कोई ऐसा बाइलाज ही नहीं है कि जिससे कि उसे हटाया जा सके। और वहां पर दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी टसन का जो मामला चलता है, केजरीवाल इस जिद पे अड़े हैं कि भाजपा कोई नियम लाकर हमको हटा कर दिखाए, और भाजपा ये चल रही है कि इनको हम देश में और दिल्ली के अंदर चलेंगे, बदनाम करने का काम करेंगे। तो जो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देखिए आज जो मोदी जी प्रिय नेता है, भाई देश के प्रधानमंत्री तो लोकप्रिय है क्योंकि सीधा उनका जनता से संवाद है। सेम कंडीशन वही है दिल्ली के अंदर, वही कंडीशन है झारखंड में। अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के अंदर, हेमंत सोरेन ने वहां पर इनको हटाने का काम इसीलिए किया क्योंकि वो एक इमोशन जनता के बीच में लेके जाना चाहते थे और वो इमोशन का प्रभाव इस चुनाव में आता। क्योंकि अभी भटनागर जी कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचार में शायद ये वहां के हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़े हैं कि जजमेंट में क्या बताया गया है। ठीक है, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे बैठ लेते हैं, लेकिन जो तकनीकी चीजें हैं उसको भी अध्ययन करके बैठना हम लोगों के जरूरी होता है। बेशक 10 ही लोग नवीन भाई सुनेंगे हम लोगों को तो वो फॉलोअर होते हैं, उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो हाईकोर्ट का जजमेंट जो आया था वो जजमेंट के आधार पे ही इनको जमानत मिली है, तो इसे अपराधी और भ्रष्टाचारी न बतावें। नहीं, जिस तरह से आपको लगता है कि वह बीजेपी सरकार गिराएगी, उसको फायदा होगा चुनाव में? नीरज जी थोड़ा सा नहीं, देखिए झारखंड की स्थिति ये है, मैं पहले ही बोला था कि मुझे अनुभव है झारखंड का। अगर सरकार गिराने की स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी को चंपाई सोरेन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिन वो 4 से 5 विधायकों का नाम लेकर चल रहे हैं कि इनके साथ में आएंगे, दशरथ गगराई हैं, रामदास सोरेन हैं, चमरा लिंडा हैं, लोविन हेम्ब्रोम जो हैं और समीर मोहंती हैं, तो इन लोगों को लेकिन जनता वहां पर शिबू सोरेन को मानती है गुरु जी के तौर पे। अब बड़ी प्यार करती है जनता। अब इसको आप परिवार की पार्टी कह लीजिए या उनका एक मठाधीश के रूप में कह लीजिए, वहां पर जो भी चल रहा है उस परिवार से हटके नहीं चल सकता है, यह भी लिख लीजिए इस पे। तो भाजपा वहां पर इस बार असफल है। यह तो प्रक्रिया 3 जुलाई को जब चंपाई सोरेन को हटाया गया था तभी से मैं इंतजार कर रहा था कि आखिरकार ये कब बम फूटेगा। आखिर फूट ही गया बम, कलकत्ता से लेके आसाम तक हर जगह दौड़ना शुरू हो गया। ठीक है, प्रदीप भटनागर कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। आदरणीय नीरज जी बड़े उससे कह रहे थे कि मैं सौभाग्य था मेरा झारखंड घूम के आया। बड़ी अच्छी बात है, देश का हिस्सा है, बहुत गरीब हिस्सा है। उस गरीब हिस्से गरीब नहीं है, काम थोड़ा सा वहाँ का भौगोलिक स्थिति उठाकर देखिए तो प्रदेश जो वो है देश के धनाढ्य प्रदेशों में है। वो कहते हैं आप सबके बीच में बोलते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देते। अब आप थोड़ा सा शांति से जानकारी, बीच में क्या मतलब गलत जानकारी देंगे तो बोलूंगा नहीं। ये बीच में क्या है, दिखाई देती है धनाढ्य प्रदेश है, धनाढ्य प्रदेश है, जानकारी गलत मत दीजिए ना। बैठे हैं तो थोड़ी सीनियरिटी दिखाएं प्लीज। सुने आप, अरे गजब हाल है। आप मतलब झारखंड के बारे में क्या जान रहे हैं? झारखंड क्या है, भूगर्भ के वहाँ पर धन संपदा है, ये पता है आपको? सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। सब में आप में बहुत बड़ी कमी है, आप सबके बीच में बोलते हैं। आप किसी भी बोले सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ये कह रहे थे कि बड़ा सौभाग्य की बात है मैं झारखंड घूम के आया। जो भी भौगोलिक स्थिति हो, मगर शहर के अंदर हो सकता है रांची वगैरह में अच्छी स्थिति हो, मगर बाहर का आपको ही पता है कि क्या स्थिति है झारखंड की। आपको ये दुनिया से छुपी हुई नहीं है, ना आप छुपा सकते। और ये सोरेन साहब की बात करें, सोरेन साहब के पिता को तो पता ही है आपको, हेमंत सोरेन के बारे में। और उनके पिताजी जो थे शिबू सोरेन जी, 1975 का वो कांड भी याद कर लो, जो उन्होंने हत्या जो कराई थी गरीबों की, जो गोली चलवा के 11 लोग मार दिए थे, वो भी थोड़ा सा याद कर लो, वो भी याद कर लो। उनका पीए गायब हो गया था। सुन लीजिए सर, नीरज जी मैं चुप बैठ रहा हूं। बहुत बड़ी गंदी कमी आपके शर्मा से लेकर मोदी नीरज जी कुछ कहना चाहते, सुन लीजिए पहले। किसी के बीच में नहीं बोला करते जब दूसरा सुनता है तो। सुन लीजिए, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। आप में ताकत नहीं दूसरे को सुनने की। प्रदीप जी बोलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बोलिए। अच्छे मुख्यमंत्री और उनके ऐसे मतलब देखिए, बात ऐसा ही अभद्र व्यक्ति है, ऐसा अभद्र या कुत्सित मानसिकता से भरा हुआ व्यक्ति है भटनागर। नवीन भाई ऐसे विक्षिप्त मानसिकता वालों को चैनल पे क्यों बुलाते हैं महाराज? इसके जो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे हम। चैनल पे प्रवक्ताओं को पार्टी भेजती है,
चैनल पर प्रवक्ताओं को पार्टी भेजती है। कभी आप अच्छा नहीं बोलते किसी का प्रति, आपको सरकारों में कभी नजर नहीं आती है। ठीक है, देखो केजरीवाल में वक्त कभी छोटे से नजर ब्रेक आती का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं झारखंड के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिस तरह से अपनी पार्टी से नाराज हैं और बगावत पर उतारू हो चुके हैं। उनके जो बयान आए हैं, जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव जो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं, उससे पहले कोई बड़ी सियासत होने वाली है? क्या वहाँ की सरकार को खतरा है? क्या जिस ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है, क्या वो एक बार फिर शुरू हो चुका है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस के, नीरज राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और जुगनू यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, निजी टिप्पणियों से बचते हुए सवाल करें, अपनी बात रखें। अभी आपको थोड़ा जानकारी दूं। हेमंत सोरेन जी ने कहा है, हेमंत सोरेन गोड्डा में थे आज एक कार्यक्रम में, उन्होंने थोड़ी देर पहले बयान दिया है, बीजेपी जो है वो लगातार लालच देती है, दूसरी पार्टियों को तोड़ती है। चुनाव से पहले एक बार फिर वो सक्रिय हो गई है। और चुनाव आयोग में ये भी कहा है, चुनाव आयोग में जो लोग हैं वो एजेंट बैठे हैं सरकार के। क्या कहिएगा? सीधा सीधा आप पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग को हर किसी ने टारगेट करा जो हारता है, ईवीएम मशीन को टारगेट करा जो हारता है। जब जीतता है तो कोई नहीं बोलता है। ये बड़ी क्लियरिटी है विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष वो विपक्ष नहीं रहा। नई पीढ़ी को, नई सोच को राजनीति में से लाते कि नई चीज हो, मगर नई पीढ़ी और नई सोच जो आज पार्लियामेंट में कर रही है ना हरकतें, वो देश देख रहा है। और आदरणीय नीरज जी जो अपने टाइम में पूरा बोलने के बाद दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, तो अपनी वरिष्ठता दिखानी चाहिए पहली चीज तो। निजी टिप्पणी मत करिए, बाकी आप बोलिए। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में कोई नहीं बोले। और नीरज जी में सबके बीच में बहुत गंदी आदत है बोलने की, किसी भी टीवी पे बैठ। नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, नीरज जी की छोड़िए, अपनी बात रखिए, बोलिए। हेमंत सोरेन जो सोरेन है, जो मुख्यमंत्री बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बनाया गया, लाशों के ऊपर बनाया गया। जिसने विरोध करा उसको दबा दिया गया, अपने सचिव तक को दबा दिया गया। इस मुख्यमंत्री उसके बेटे की तारीफ कर रहे हैं, बेटा भी भ्रष्टाचारी जो जमीन बेच के खा गया सरकारी, उसका पक्ष ले रहे हैं आप बैठ के। यहाँ पे सच्चाई कोई नहीं बोलता है। जो लाशों पे सरकार बनाई हो, जो लाशों पे झारखंड बना हो, उस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। नरसंहार भूल जाता है आदमी। आपको दूसरे की बेटी नजर नहीं आती, अपने राज्य की बेटी नजर, आपकी अपनी बेटी नजर आती है, दूसरे के राज्य की बेटी नजर आती है, मगर अपने राज्य की बेटी नजर नहीं आती। जब आपके आपदा आती है तो आप दूसरे पे उंगली उठाते हो। ये पूरे देश को पता है क्या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और जो उनके खिलाफ बोला वो गायब हो गए धरती से।
सर प्लीज सर अपने लिख लीजिए सर, टॉपिक लिख लीजिए, बीच में मत बोलिए सर, अपनी बारी में बोलिएगा, कहाँ कोई अपनी बोल रहा है? बारी में बोलिएगा भाई साहब। अरे मेरी कहाँ कोई बारी में बोल रहा है? इंटरप्ट प्रदीप कीजिए, प्रदीप जी कहाँ कोई बोल टॉपिक रहा है? नोट कर लीजिए, अपने बारे में बोलिएगा सर, अपनी बारी में बोलिएगा, मेरी बारी जितने देश के अंदर में भटनागर साहब, अपनी बारी आएगी बोलिएगा। जुगनू यादव जी, मैं नहीं बोलूंगा। जुगनू यादव जी आ रहा हूँ उसके बाद, पहले चीज- इसके बाद आ रहा हूँ, उसके बाद जुगनू जी आ रहा हूँ। आज जो है हेमंत सोरेन जी में बात आ रही है, तो देखिए ना, जब इल्जाम लगे उद्धव ठाकरे जी के बेटे पे, तो जवाब आया कि वो मंत्रियों से नहीं मिलते हैं, सरकार का काम नहीं देखते हैं, विधानसभा में नहीं आते। पूरी आघाड़ी सरकार ने जवाब दिया। क्या कहा शिवसेना के प्रमुखों ने कि कांग्रेस ने कैप्चर कर ली है, सरकार को करने नहीं दे रही। अरे जो बाला साहब ठाकरे पिता, जो उसके पिताजी थे राज ठाकरे जी, एक हुंकार मारते पाकिस्तान भी कांप जाता था। आज उनका बेटा पैर छूता फिर रहा है उन दलालों के जिन्होंने देश को बेच के यहाँ तक पहुंचा दिया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। यहाँ बैठ के पक्ष लेते हैं। यहाँ पे इतिहास बताइए ना, देश सुन रहा है। शिबू सोरेन का इतिहास बताइए, हेमंत सोरेन का इतिहास बताइए, कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। लेकिन प्रदीप भटनागर जी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपको फायदा क्या होगा चंपई सोरेन को अपने साथ जोड़ने से? आपकी पार्टी में, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए पूरा, पहले सवाल सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जो वरिष्ठ नेता है उनके बीच मनमुटाव पैदा हो जाएगा अपनी पार्टी में, ऐसा तो सेल्फ गोल करने जा रहे हैं आप लोग जो है। जी मैं बता देता हूँ, ऐसा है। पहली चीज तो मैं अभी स्पष्ट कर दूं, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं करी है कि सोरेन जी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे। हम पे वहां पे जो पूर्व मुख्यमंत्री एक नहीं दो तीन है वहां पे, और पूरा हमारा बहुत मजबूत संगठन है वहां पे, ये सबको पता है। और वहां पे जीत के सरकार भी बना चुके हैं और मजबूत सरकार बना चुके हैं। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, इसीलिए तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चंपई सोरेन क्या करेंगे। आने की बात, अब आपने करी आने की बात जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिन्हें होगी वो बोले, और पार्टी में नहीं आ रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो क्लियर है, तो भाजपा है, कोई भी कार्यकर्ता बन के आ सकता है। आप भी आ सकते हैं, नीरज जी भी आ सकते हैं, राहुल गांधी भी आ सकते हैं कार्यकर्ता के रूप में। रही विषय आने की बात, अभी हमें कोई स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, ना कोई भाजपा ने अभी कुछ ऐसी चीजें आई है कि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब स्पष्ट हो जाएगा आपके माध्यम से देश दुनिया को पता लग जाएगा। क्लियरिटी दे देंगे बैठ के आपके चैनल पे भी। मगर थोड़ा सा जो विश्लेषक आप लोग बैठाते हो ना, अच्छी बातें नहीं करते, देश को अच्छे रास्ते नहीं बताते। आपकी तरफ नहीं बोलेंगे तो आप अच्छा नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 100% आप सरकार के बारे में उल्टा बोलिए, 100% आप बुराई निकालिए। भटनागर जी, 1% आपकी क्षमता नहीं है कि मेरा आकलन करें। आप एक भाजपा के फर्जी प्रवक्ता के तौर पे आप घूम रहे हैं। 100 नंबर ले लोगे, भटनागर जी, आपकी क्षमता कभी नहीं हो सकती मेरा आकलन करने का। अपने आका लोगों से इस बारे में जानकारी लीजिए। तो गुजरात में अपने नहीं होती, कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती, उत्तराखंड में दोबारा आ जाती, कांग्रेस अगर अच्छी होती, नीरज जी आ रहा हूँ, तो नहीं हारती। झारखंड, सॉरी क्या नाम, उत्तराखंड नहीं करेंगे, उत्तराखंड भी नहीं हारती, डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षमता हारती ना राजस्थान हारती करने का। तो ये थोड़ा अपने करना आपको मंथन करना पड़ेगा। बारे में ना आंध्र प्रदेश हारती, तो क्लियर थोड़ा समझ नहीं पड़ेगी कांग्रेस अच्छा ही बुराई को। आप बुरा बुरा बोले, सबको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। आज देश का 100% लोग चैनल देखते हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से हर देश के हर गांव में लाइट है। प्रभु के आशीर्वाद से अब हर गांव में लाइट आती है, सब पे मोबाइल है, इंटरनेट है। तो झूठ मूठ बोल के भलाई छुपा के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। नीरज जी थोड़ा सा समझदारी से बोला करिए। झूठ नहीं बोलना है, डंकापति को बताओ। अरे झूठ तो आप बोलते हैं, डंकापति को झूठ नहीं चलेगा, लपेट लिया जाएगा। समर्थक आप हैं, नवीन भाई डंका पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। नीरज जी आप भी थोड़ा, आप भी निजी टिप्पणी से बचिए, पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी भेजती है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, छोड़ के जाते हैं, मुख्यमंत्री को छोड़ के जाते हैं, इस पे क्लैरिटी दीजिए ना। प्रदीप भटनागर जी अपनी बात रखिए, आप मुख्यमंत्री को छोड़ के जा रहा है पार्टी को, अपनी बात रखिए। झंडा क्यों हटा लिया? आप दूसरे के विचारों को छोड़िए, अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। प्रदीप भटनागर जी, सीधा सवाल मेरा ये था कि जब वहां पहले से अर्जुन मुंडा साहब हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे कौन सी पोजीशन दे पाएंगे आप? चंपई सोरेन को सीएम बना देंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, आपके फिर चीजों कहना चाह रहा हूँ। देखिए कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई ऐसी शब्द या ऐसी चीज नहीं रख सकता। मैं जब क्लियरिटी होगी मैं सब जरूर बताऊंगा, निवेदन करके हाथ जोड़ के बताऊंगा, और एक एक सवाल का जिस तरह जवाब देता हूँ, इतर भीतर नहीं भागता। ठीक है, ठीक है। जुगनू यादव जी,
जुगनू यादव जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने हमला बोला है गोड्डा में आज, ठीक है, उसके बाद तो साफ हो गया चीजें कहां जा रही हैं। ये तो आप मान लीजिए कि अब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम छोड़ रहे हैं या जेएमएम से अलग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आपकी जो वहां पर है, संयुक्त सरकार, गठबंधन सरकार जो है, उसको कितना खतरा है? अगर सरकार गिरती है, वहां राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू होता है, फिर चुनाव होंगे नवंबर में जो होने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा जो अपर एज है आज सरकार है वो खत्म हो जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गंभीरता के साथ भटनागर साहब की बातों को सुन रहा था और राजनीतिक विश्लेषक महोदय जी का भी सुन रहा था। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी में किसी को सुनने की ताकत नहीं है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भारतीय जनता पार्टी। मैं भटनागर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशरिफ हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे बीएस बोमई हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, ये भ्रष्टाचार की बात भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी से शोभा नहीं देता है। और खास करके मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, तो भाजपा की कारगुजारियों को उजागर अगर करते हैं तो ये भड़क जाते हैं। इनको सुनने की आदत होनी चाहिए। अरे अभी भी तो सचेत हो जाए। ये पिछले चुनाव में इनको जनादेश 303 सीट मिला था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 63 सीट एन के इनका जो है खिसक गया। आने वाले समय में ये देश के मानचित्र से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगी। अगर इनमें है हिम्मत तो की भांति ये तमाम भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में विलय कराया कि नहीं। मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, मैंने इल्जाम लगाया, उसका क्या जवाब है आपका? नहीं, मैंने जो इल्जाम लगाए हेमंत सोरेन सुन लीजिए ना, क्या जवाब है आपका? आपने भ्रष्टाचारी सारे बता दिए। जो मैंने आपके मुख्यमंत्री का इल्जाम लगा, इसको तो स्पष्टीकरण दे दीजिए। ये मैं बताना झूठ बोल रहा हूँ, आप आखिर कोयला घोटाला झूठ बोल रहा हूँ, जमीन घोटाला झूठ बोल रहा हूँ, आप 1975 का झूठ बोल रही है और मिलाने का काम किया अपनी। मुझे बता दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बैठ के बताइए, देश दुनिया सुन रही है। आपकी रणनीति प्रदीप भटनागर जी सुन लीजिए, प्रदीप भटनागर जी सुन लीजिए नीति के आधार पर आपकी पार्टी चलती है। आज अभी नीरज जी कह रहे थे, प्रदीप भटनागर जी सुन लीजिए ना, अभी आप बोल चुके अपनी बारी में, सुन लीजिए। जमानती काम किया है और क्या स्थिति है आज बाबूलाल मरांडी जी की, मुझे बताना चाहता हूँ कि आप देखिए पिछले इतिहास को, बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी के तमाम सदस्यों को प्रलोभन देकर आप अपने पार्टी में आपके नेता शीर्षक नेता ने मिलाया था और घुटना टेकवाने का काम किया। मैं कि आपकी पार्टी का विचारधारा एकलव्य का अंगूठा लेने का विचारधारा है और शोषित और वंचित को आप लोग वही जो हजार बताने का काम किया है। क्या करा? उसी सोरेन ने क्या करा जो मैं बोल रहा हूँ? आप लोगों को प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप सुन लीजिए, आप परिवारवाद की बात करते हैं। मैं सुनना, सवाल का जवाब भी दिया करते हैं ये लोग। देंगे वो थोड़ा लंबा लेते हैं, लंबा करते हैं। हमारे सवाल का जवाब तो मिलेगी, अधिकार आपकी पार्टी से। और आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आप परिवारवाद की बात करेंगे, ये आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता है। और मैं आपको ये अपने तरफ से, मैं पार्टी की तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, आपकी पार्टी नहीं कर सकती है। देश की जनता को आपको जवाब देने का शीर्षक नेतृत्व को नहीं है। आप देखिए ना, देश के अंदर में मैं बेबाकी के साथ कहना चाहता हूँ, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है तो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ है। क्या हुआ? शिवराज सिंह के शासन का झारखंड से मध्य प्रदेश पहुंच गए जुगनू यादव जी। ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। ठीक है, ज्ञान प्रकाश शुक्ला साहब, ज्ञान प्रकाश शुक्ला साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी जुगनू ठीक, आपकी बात आ गई। प्रदीप जी झारखंड में घोटाला हुआ ना, नहीं दे रहे। मैंने एलिगेशन लगाया, फुल एलिगेशन लगाया कि झारखंड में भ्रष्टाचार करा, बेटा और पिता ने, इसका मतलब तो आप अजीत पवार आखिर आपके पास अजीत पवार जी को छोड़िए, पहले ये बताइए जो मैं
आपकी पार्टी के पास कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि जो भ्रष्टाचारी है वो आपके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में संस्कारी हो जाते हैं? उधर जो है सो उनका कैरेक्टर ढीला है और आपके यहाँ एकदम कैरेक्टर फिट हो जाता है। ये कौन सा शुभेंदु अधिकारी? दादा मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। नहीं आप बताइए ना, कि आप छुपाना चाहते हो। आप जो आप सोरेन साहब के भ्रष्टाचार बेटा हो, पिता के छुपाना चाहते हो ना। सवालों का जवाब नहीं सकते ना। चाहता हूँ कि जुल्म में जितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से। भैया टाइम पास करके चले जाओ आप चैनल पे। ठीक है बात मत करो। ठीक है जुगनू यादव जी आगे बढ़ने दीजिए, आपकी बात आ गई है। ठीक है जुगनू यादव जी आपकी बात आ गई है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला आप जवाब दीजिए। जिस तरह से झारखंड में अगर मान लीजिए सरकार गिरती है, आपकी जो गठबंधन सरकार है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, तो आपको हरियाणा चुनाव में जो आप अपर एज लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वहां पर लोकसभा चुनाव में आपको 5 सीटें मिली हैं तो बढ़त मिल सकती है, वो आपको कहीं ना कहीं इसका जो है सियासी नुकसान होता दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुगालफत में न रहे, वहां न सरकार गिरने वाली है और न वहां भारतीय जनता पार्टी को इस ड्रामे से कोई फायदा मिलने वाला है। भाजपा जिस तरीके से प्रयास हर जगह करती आ रही है, जहां पर विपक्ष की सरकारें चुनी हुई हैं उनको अस्थिर करने की, तो उसका जनता जवाब समय समय पर दे देती है और देगी। इस बार भी झारखंड में भी फिर जवाब मिलेगा। मेरा एक सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहां भी न किसी को बोलने दे रहे हैं और यही परंपरा उनकी हर जगह है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछला झारखंड में चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी के साथ क्या चंपाई सोरेन जी पे बीजेपी अटैक नहीं कर रही थी? उनको दूध का धुला उस समय तो मान नहीं रही थी, न सीनियर मान रही थी, न समाजवादी मान रही थी। उस समय तो जो अटैक बीजेपी की तरफ से हेमंत जी पे हो रहा था, शिबू सोरेन पे हो रहा था, वही चंपाई सोरेन जी पे हो रहा था। तो भाजपा के पास ऐसा कौन सा गंगा जल है कि भारतीय जनता पार्टी से जो बाहर रहता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे वो आता है पता नहीं कौन से डिटर्जेंट पाउडर से आप धुलते हो जो पाक साफ हो जाता है। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी आखिर भाजपा क्या करे? अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ रहा है, वो आना चाहता है, संपर्क कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मना कर दे क्या? वो राजनीति में ही होता है। प्रदीप जी माफ कीजिएगा, सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, बीच में प्रदीप जी इससे डिस्टर्ब होकर बहस को सुन लीजिए पहले। जो 35 करोड़ रुपए मिले थे, पार्टी छोड़ नहीं रहा है। मंत्री थे ना कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी को जब ये लग रहा है कि झारखंड में फिर उसकी दाल अब नहीं गलने वाली है, तो भाजपा हर जगह सत्ता का दुरुपयोग करती आ रही है। सर बता दीजिए ना, उनके पास राज्यपाल की शक्ति अपरोक्ष रूप से मिली हुई है। कर्नाटक में आप ड्रामा देख रहे हैं, शुरू हो गया है राज्यपाल की शक्ति के दुरुपयोग का। तो भाजपा अगर इस मुगालफत में है कि राष्ट्रपति शासन किसी तरह सरकार को गिरा करके वो राष्ट्रपति शासन में कुछ भटनागर जी सुन लीजिए, पाले हैं, सुन लीजिए कि जनादेश को खंडित कर लेगी, जनादेश को प्रभावित कर लेगी, तो भाजपा बहुत गलत फहमी में है। झारखंड की जनता का जो अभी से अभिमत आ रहा है, जो प्री एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें भाजपा कहीं वहां नहीं, झारखंड में कहीं खड़ी नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात भाजपा किस मुंह से करती है? अभी 2 दिन पहले फिर आपकी बिहार में अब आपके सपोर्ट सरकार चल रही है, एक पुल और गिर गया, साबरमती ट्रेन एक्सीडेंट कल ही हुआ, तो आप किस मुंह से नैतिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं? जो आपके ग्रामीण मंत्री जो भी घोटाले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आया, मैं तो स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो क्या फैसला बता रहा है? यही तो बता रहा है ना कि आपका पेपर लीक हो रहा है, आपकी छत लीक हो रही है, आपकी पार्लियामेंट की नई भवन में पानी घुस रहा है, रामपथ में पानी घुस रहा है, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस का मंत्री झारखंड में निकला भ्रष्टाचारी, कोई जवाब नहीं है। घर से मिले 35 करोड़ रुपए, कोई जवाब नहीं है। 3.5 लाख पद खाली पड़े झारखंड में, कोई जवाब नहीं है। जमीन खा गए मुख्यमंत्री, कोई जवाब नहीं है। सवालों के जवाब प्रदीप भटनागर जी, अगर आप दूसरे को बोलने देंगे नहीं तो फायदा क्या होगा बहस का? सवालों का मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ। सवाल पूछने का काम तो मेरा है ना, मैं पूछता हूँ ना आपके साथ। विपक्ष में बैठा हूँ मैं झारखंड में, तो फिर बीच जब आपको बारी आएगी तब पूछे ना, अब आपको बोलने दीजिए। सवाल पूछ लो। आरामगीर मंत्री ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, आप शांत हो जाइए। जो करोड़ों रुपए बोले
ठीक है, नहीं था। आपने सवाल को शांत हो जाइए। निकाली पड़े सरकारी नौकरी के वहाँ पे ठीक बोले है, जा रहे अब सवाल आपका आ गया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, बोलिए। हेमंत सोरेन जी ने विश्वास करके चंपाई सोरेन जी को आज वो मंच दिया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पूरे हिंदुस्तान में उनकी पहचान बनी। कौन जानता चंपाई सोरेन जी को? झारखंड के लोग जानते, झारखंड की राजनीति जानती। झारखंड के बाहर उनका चेहरा कहीं नहीं था। इतना बड़ापन दिखाया उस प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने, वरिष्ठता के बड़प्पन क्या दिखाया? वो तो मजबूरी थी उनकी, कल्पना सोरेन को बनाना चाह रहे थे। आपको पूर्व मुख्यमंत्री बनाया, आज आप पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली में घूम रहे हैं और इसीलिए भाजपा भी आपके पीछे घूम रही है, तमाम लोग आपके पीछे घूम रहे हैं। वरना कल आपकी पहचान उस स्टेट के अंदर 2-4 जिले में थी और उसी जिले में रह जाती। तो ये तो एहसान फरामोशी है, ये विश्वासघात है किसी के साथ। किसी ने आप पर विश्वास किया, अब आपको आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रही। आप एक तरफ कह रहे हो सत्ता से जरा से भी उससे मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। नहीं, आज आपका बयान बता रहा है, आपकी चाल ढाल बता रही है, आपकी नीति नियत बता रहे, चेहरा बता रहा है, बिगड़ा हुआ बोल बता रहा है कि आप सत्ता के लिए ही परेशान हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। आलमगीर साहब के बारे में जवाब दे दीजिए। ठीक है, जो आपके कोटे के मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनका भी प्लीज जवाब दे दीजिए। जो करोड़ों रुपए पकड़ा गया उनके घर से, कोई जवाब नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, प्रदीप भटनागर, ठीक है। नीरज राय साहब, जिस तरह से आपने सुन लिया सबकी बातें, 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। प्रदीप भटनागर सुन लीजिए, सब आगे बढ़ने दीजिए, समय कम बचा हुआ है, समय कम बचा है, बात आने दीजिए। प्रदीप नीरज राय जी, निष्पक्ष विश्लेषण करिए कि जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम झारखंड में चल रहा है या हरियाणा में चल रहा है, क्या बीजेपी को उससे फायदा होगा? देखिए, वहां पर जो भी है पूरी चर्चा हो गई है। प्रदीप भाई हो या जुगनू यादव जी हो या शुक्ला जी हो, केंद्रित हम लोगों को केंद्रित होना चाहिए था झारखंड और हरियाणा में ही, लेकिन चलने लगा दूसरे तरफ और उस पर तो पर्याप्त समय चाहिए। लेकिन अब झारखंड की स्थिति पे है, जो अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जो आदिवासी नेता के तौर पे वहां पे आते रहे हैं, भाजपा के लिए वो निष्क्रिय हो चुका। तो वो भाजपा के लिए ये लोग जो वहां पर पड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। वहां पर जो वर्तमान की जो स्थिति देखी जा रही है, चंपाई सोरेन सीएम रह चुके हैं और वो जो आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से अलग हटता है तो अच्छा बोल के नहीं हटेगा वहां से, तो उसे बुरा बोलकर ही हटेगा। तो अब ये चल रहे हैं और भाजपा ही वहां पर विपक्ष की पार्टी है, अन्य सभी तो गठबंधन में चल रहे हैं और इसका फायदा उठाने का काम करेगी भाजपा, लेकिन फायदा मिलना है नहीं। वहां पर फिर इंडिया गठबंधन आएगी, ये फैक्ट चीज है। ठीक है, राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, अपने को लोगों को लड़ना है, लड़ते रहे। राजनीति के वहां पर बैठकर जुगनू यादव जी कुछ भी बोले या शुक्ला जी कुछ भी बोले, प्रदीप भाई कुछ भी बोले। और हरियाणा के अंदर जो गया है, जेजेपी से विधायकों का इस्तीफा देना, आने वाली स्थिति ये बता रही है कि वहां पर स्थिति भयावह होनी है और सत्ता का परिवर्तन होना है, इसमें भी दो राय नहीं है। इसे कोई पक्षपात कहे या किसी का साथ कहे, उससे भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सुनने में मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि इससे नकारा नहीं जा सकता कि चंपाई सोरेन के लिए भाजपा हाथ पांव मार रही है। अगर जाते हैं चंपाई सोरेन तो अपना वो जीतन राम मांझी की स्थिति आएगी। नवीन भाई, इस चीज से भी आप भी अवगत हैं। और भारत के अंदर क्षेत्रीय दलों का जब तक यहाँ पर उपस्थिति रहेगी, ये दो लोग ऐसे रूप में याद किए जाएंगे कि राजनीतिक व्यक्ति उन लोगों को दरकिनार करके अपने ही परिवार में रहने देंगे, ये बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन नीरज जी, एक सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी उनको अपनी पार्टी में लेगी या नई पार्टी बनवा कर जेएमएम को नुकसान पहुंचाना चाहेगी, उसके वोट कटवाने की रणनीति आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, दो चीजें हो सकती है। यहाँ पर पार्टी बनवाकर चुनाव लड़वाकर बीजेपी को पता है, क्योंकि देखिए बीजेपी में अच्छे रणनीतिकार हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। वहां पार्टी बनवाकर इनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहेगी अलग से, क्योंकि पता है कि जो भी झामुमो का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है, वो चंपाई सोरेन के ऊपर नहीं चढ़ेगा। दो चीजें हो सकती है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि इनसे पार्टी बनवाकर अपने साथ उनका ज्वाइंट पे लड़ेगी, अलायंस करेगी और इनको 2-4 सीटें देकर पूरे प्रदेश में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ बुलवाने का काम करेगी। महाराष्ट्र की तर्ज पर। और चंपाई सोरेन शिबू सोरेन के खिलाफ बोलने से कतराते भी हैं और बोलना नहीं, हेमंत सोरेन को जो बोलना होगा बोलेंगे और 1-2 और नेताओं का चयन करेंगे।
महाराष्ट्र की तर्ज पर राजनीति झारखंड में जाती दिखाई दे रही है। जी बोले प्रदीप भटनागर जी, आप वहां पर जो है महाराष्ट्र की तर्ज पर राजनीति ले जाना चाहते हैं? प्रदीप भटनागर जी, जी जी, महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड की राजनीति को आप लोग जो है बरत रहे हैं, नतीजे भी वही उम्मीद कर रहे हैं। हेलो जी, झारखंड की जो राजनीति है महाराष्ट्र की तरह, महाराष्ट्र की तर्ज पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हुए, नई पार्टी बनवाई, आपने अपने साथ जोड़ा, वही हाल आप झारखंड में करने जा रहे हैं। हेलो, लगता उन तक आवाज नहीं पहुंचे। जुगनू यादव जी, अगर ये होता है, महाराष्ट्र की तर्ज पर राजनीति होती है, आपको लगता है आप लोग बचा पाएंगे झारखंड को? महाराष्ट्र में आप देखिए नवीन पांडे जी, जो महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री है, सत्ता के लालच में ये मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हैं। इन लोगों को नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी या जो सत्तासीन पार्टी है उसको एन कैन प्रकरण डिस्टर्ब करना और राज्य के विकास को, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड बना, कैसे मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट बने, कैसे बने, कोई जवाब नहीं। रामविलास पासवान जी के साथ इन लोगों ने क्या किया? आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि चिराग पासवान जैसे युवा नेता को घुटना टेकवा कर इन लोगों ने दम लिया। और देखिए उनके जो पशुपति कुमार पारस जी थे, उनकी क्या दुर्गति इन लोगों ने कर दिया। तो ये जो है मनुवादियों की पार्टी है, मनुस्मृति के आधार पर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इन लोगों को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास, इन सारे बिंदुओं पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश की जनता इनकी चाल को समझ चुकी है। नवीन पांडे, मैं शिबू सोरेन के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? अगर है हिम्मत, हेमंत सोरेन बने, क्यों बने? किसी और क्यों नहीं बना दिया? बेटा ही को दिया ना राजगद्दी, बेटा ही को दिया ना, सम्मिलित कराया उन लोगों को, और बेटा ही को दिया ना, और उन्हें महिमान्वित करने का काम ये किया। सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी, और हम क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं ठीक है, जिस तरह से झारखंड की राजनीति जाती दिखाई दे रही है, नवंबर दिसंबर के चुनाव से पहले लगातार हलचल तेज है। हरियाणा की बात करें या झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की तर्ज पर राजनीति कहां जाती है, इस पर नजर बना कर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधानी में जितना ही वक्त छोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।